वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सीबीएसई। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ये फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं, वैसे ये आपको थर्ड चैप्टर है इन योर कोर्सेस। अब नेशनलिज्म इन इंडिया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसका मेन रीजन ये है कि ये हमको सिखाता है कि नेशनलिज्म आज जो हम जी रहे हैं, ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ये कैसे आई इंडिया में। बिकॉज ये बहुत आसान नहीं था इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। तो इसको कैसे सोचा गया, हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर इवन गांधी जी का किसमें क्या रोल रहा, उन्होंने लोगों को कैसे एक साथ में लाया। प्रॉब्लम इसका नहीं था कि इथेनिक ग्रुप्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थे, जो रिलेट करते थे कि अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सोच, अलग अलग कास्ट, इनको साथ में लाना और इनको ये यकीन दिलाना कि एक नेशनलिज्म भी कोई चीज है। सबको साथ में लाना एक स्टेज पे एक ऑब्जेक्टिव के साथ में, और ये हमको सोचना है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो सबको साथ में लेके आना चाहिए, एक झंडा, एक आइकॉन। और हमको वापस हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकिंग टू ईच अदर और रीडिफाइन करना है हमको बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी। ये सब कुछ करना कि कैसे पॉसिबल हुआ और एक नया देश की आइडेंटिटी बनने के लिए कैसी लॉन्ग प्रोसेस लगी, ये सब कुछ देखना है। और ये इंडिया में कैसे हुआ ये देखना है। तो देखते हैं। शुरुआत तो वैसे वियतनाम या हमारे आसपास में जितना भी कंट्री है उससे हुई है, कि बेसिकली एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ शुरू, जिसमें लोगों ने डिस्कवर करना शुरू किया कि यूनिटी क्या होती है, उसके लिए स्ट्रगल क्या होता है, राइट। और ये कॉलोनिज्म के अगेंस्ट कैसे करना है, राइट। ये शुरू किया। और जो द सेंस ऑफ बीइंग oppressed under the colonialism provided the share bond that we tie many different group together। मतलब ये जो कॉलोनिज्म था हमारे इंडिया में, और इन्होंने हमारे हमारे साथ में जो ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेस किया हमको, जो हमारे अगेंस्ट काम किया, ये सब ने एक शेयर्ड कॉमन मिनिमम बॉन्ड दिया जिसमें लोग साथ में हैं। एंड देखो, हर ग्रुप, हर तबके को अलग अलग नेशनलिज्म की फीलिंग थी, बिकॉज वो अलग अलग तरीके से अफेक्ट हुआ था। तो इसीलिए जो नोशन था कि भाई क्यों मेरे को फ्रीडम चाहिए, ये सबके लिए अपने अपने अलग थे। ये ऐसा नहीं था कि सबके लिए एक था, भाई ये फ्रीडम मिलने से मुझे ये मिल जाएगा। सबके लिए नोशन अलग अलग थे। इवन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, तो हम ये देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब लोग साथ में आए तो सबके अपने व्यूज अलग थे। तो ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समय जो था, इसमें हम जो बात करेंगे वो 1920s के आगे की बात करेंगे, बिकॉज इसके पहले का 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इसके बारे में हम पास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की, और एक्सप्लोर करेंगे कि कांग्रेस ने कैसे नेशन को साथ में लाया, सोशल ग्रुप को साथ में लाया, और लोगों के इमेजिनेशन में फ्रीडम क्या होती है ये कैसे बैठा है। इसको हमको देखना पड़ेगा, और इसको लीड किया है गांधी जी ने। इसको लीड किया है गांधी जी ने। तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। ये आपको एक फोटो दिख रहा होगा। ये ऐसे बहुत आम बात थी ऐसे नेशनलिज्म जब हुआ, तो आप ध्यान दो। अब फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट क्या थे। अब मैं बुक में कुछ चीजें नहीं दी है, वो समझाऊंगा आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे बेहतर चीज ये हुई कि वॉर स्पेंडिंग बढ़ गई। ब्रिटेन, अमेरिका, या जो भी कंट्रीज, इटली, जो भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी जो कॉलोनीज थे उनका ध्यान उनसे थोड़ा हट गया, बिकॉज वो वॉर के सप्लाईज बढ़ाने में लग गए। वॉर के सप्लाईज बढ़ाने में दिक्कत जो हुई, एक हुई कि उनका प्रोडक्शन उनको पूरा नहीं पड़ रहा था। तो जहां पे कॉलोनीज में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया, उन्होंने सप्लाईज बढ़ाना शुरू किया, और इसके वजह से जो बिजनेसेस थे कॉलोनीज के, वो अच्छे होते चले गए। उनके पास पैसा आने लग गया, वो बड़े बिजनेसमैन बन गए वर्ल्ड वॉर वन के दौरान। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ऐसी
इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशन आई जहाँ पे वॉर एक्सपेंडिचर बढ़े, जिसकी वजह से इनकम टैक्स या एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, जिसके वजह से जो कॉमन मैन था इसके ऊपर बहुत ज्यादा हार्डशिप बढ़ गई। 1913 से जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जो उनको लगा था 1915 तक खत्म हो जाएगा, पर जो एक्सटेंड होते चला गया 1918 तक। तो ये ए, ये इन्होंने जो एक्सपेंडिचर वो बहुत बढ़ा दिया, वॉर लोन बहुत ज्यादा बढ़ गए, मनी लेंडर से जो पैसा लिया वॉर करने के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अब ये हमको समझना पड़ेगा, इसमें जो फोर्स रिक्रूटमेंट हुई, मतलब गांव खाली कर दिए, वहां के मेंस को उठा के फोर्सली रिक्रूट करा दिया इसमें आर्मी में, ये एक अगेंस्ट कॉलोनिज्म का एक एस्पेक्ट लेके आया गांवों में। उसके बाद में अब 1980 से 1990 और 1920 से 1921 तक 2 बार क्रॉप फेल्यूर आया। और आज जो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, इसमें आपको एक चीज बहुत लोगों ने सुनी होगी, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, मतलब स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। ये इन्होंने 6 करोड़ लोगों को मारा है ड्यूरिंग 1980 टू 1920। तो ये जो एपिडेमिक था, पैंडेमिक था, इसके वजह से बहुत लोगों की जान गई और इकोनॉमिकल परिस्थिति और ज्यादा खराब होते चली गई। फूड शॉर्टेज था बिकॉज 2 क्रॉप फेल्यूर हुए, इधर एपिडेमिक था, सब तरफ से प्रॉब्लम का अंबार लगा हुआ था 1921 तक। और ये जो लोग जो सोच रहे थे कि 1918 में वॉर खत्म हो जाएगा, फिर ये हार्डशिप खत्म हो जाएगी, बट ये इन्फ्लुएंजा आने की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। फिर लोगों को लगा, या जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे उनको लगा कि एक नया मोड़ देना चाहिए, और वो नया मोड़ लेके आए गांधी जी। अब वो कैसे, आपको सबको पता होगा कि महात्मा गांधी जी जो है वो जनवरी 1915 में इंडिया वापस आए थे, राइट। और ये भी पता होगा कि वो वापस जब आए तो वो एक ऑलरेडी सत्याग्रह करके आए थे जो रेसिज्म के अगेंस्ट था, व्हाइट और ब्लैक के अगेंस्ट था, साउथ अफ्रीका में। बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी कि वहां पे रेसिज्म बहुत ज्यादा था। इवन बीचेस, ट्रेन के बोगीज, खाने के रेस्टोरेंट, सब कुछ व्हाइट और ब्लैक्स के अलग अलग होते थे। इसके भी पीछे एक स्टोरी है कि कुछ लोग साउथ अफ्रीका में, जो बहुत एक रिसोर्स रिच कंट्री, जहाँ पे माइनिंग, गोल्ड, डायमंड, कोल बहुत ज्यादा प्रमाण में है, तो कुछ फ्रेंच लोग, कुछ ब्रिटिश के लोग वहां पे जाके बस गए, और बहुत कम लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ गई, बिकॉज वहां पे एजुकेशन नहीं था, वहां पे हेल्थ सिस्टम नहीं था, राइट। और वहां पे लोगों के पास गरीबी बहुत थी। तो ये कुछ व्हाइट लोगों ने बहुत बड़े एरिया पे कैप्चर कर लिया, और फिर इनमें रेसिज्म क्रिएट हुआ, जिसके अगेंस्ट गांधी जी लड़े, और गांधी जी ने वो सत्याग्रह जीता। बट सत्याग्रह का आइडिया क्या था कि उनका ये था कि अगर हमारे मन में सच्चाई है और हम सच के लिए लड़ रहे हैं, तो हमेशा फिजिकल फोर्स यूज करने से कुछ नहीं होगा। मतलब फिजिकल फोर्स जब हम यूज करते हैं तो हम सामने वाले को जबरदस्ती कुछ चीज मानने पे विवश करते हैं, वो ये नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम सत्याग्रह मतलब नॉन वायलेंस के मार्ग से चले। बार बार जो सामने ऑपरेटर जो है हमारा, उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये बताए कि तू कहीं ना कहीं गलत है। और ये सब कुछ हो सकता है एक पीसफुल नॉन वायलेंस मूवमेंट से, जिसको वो बोलते थे सत्याग्रह, है ना। तो ये उनका आइडिया था कि एक हमारा धर्म है जो नॉन वायलेंस है, ठीक है। तो ये सत्याग्रह के बारे में है। फिर वो इंडिया में आए, और सबसे पहले 1916 में वो गए चंपारण, बिहार, जहाँ पे उनको बुलाया गया था एक मनी लेंडर के थ्रू। अब मुझे फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा है। एक मनी लेंडर के थ्रू बुलाया गया। प्रॉब्लम क्या था चंपारण का? चंपारण का प्रॉब्लम ये था कि वहां के लोगों को इंडिगो फोर्सफुली कल्टीवेट किया जाना बोला जा रहा था कि आपको इंडिगो ही लगाना पड़ेगा, प्लांटेशन इंडिगो करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी डिमांड ज्यादा थी। बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में और थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में इंडिगो की डिमांड घटती गई और आर्टिफिशियल डाई की डिमांड बढ़ती गई।
इसकी वजह से इंडिगो के रेट कम हो गए, बट ये फोर्स जर रहा कि ये एरिया के लोगों को इंडिगो लगाना है। इसके वजह से लोगों पे जो लोन्स है चढ़ते चले गए और इसके वजह से मनी लेंडर्स प्रॉब्लम में आ गए, फार्मर्स प्रॉब्लम में आ गए और उन्होंने गांधी जी को कांटेक्ट किया और उनको बुलाया कि आप हमारी हेल्प कीजिए। और उन्होंने वहां पे चंपारण में सत्याग्रह किया जो काफी सक्सेसफुल रहा। इवन चंपारण का एक एक्ट पास किया गया जो फोर्सफुल इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट था। इम्पेरियल काउंसिल में, इम्पेरियल काउंसिल क्या होती है मैं थोड़ी देर से आपको समझाऊंगा। ये जिसको आप इंडियन पार्लियामेंट बोलते हैं ना आज, वही तब ब्रिटिश इंडिया का जो पार्लियामेंट था उसको इम्पेरियल काउंसिल बोलते थे। ठीक है, फिर ये सक्सेसफुल हुआ। फिर 1917 में सत्याग्रह किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम क्या था कि वहां पे लगातार क्रॉप फेल्यूर और प्लेग एपिडेमिक की वजह से बहुत लोग मारे गए थे और वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, बट ब्रिटिश इंडिया उनको बार बार जबरदस्ती कर रही थी रेवेन्यू पेड करने के लिए। और इसीलिए वहां पे गए गांधी जी, उन्होंने सत्याग्रह किया, वो भी सक्सेसफुल रहा। फिर गांधी जी अहमदाबाद गए जहाँ पे उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, जिनकी वेजेस काफी कम थी, उनको जो फैसिलिटीज थी वो काफी कम थी, इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। तो ये 3 सत्याग्रह के बारे में आपको आ सकता है जो 1916, 1917 और 1918 में हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रोलर्ट एक्ट क्या है? रोलर्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो 1919 मतलब 1919 में पास किया गया। इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको ब्रिटिश इंडिया का तब पार्लियामेंट बोलते थे, जिसको आज हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसमें इंडियन मेंबर्स भी हुआ करते थे, ब्रिटिश मेंबर्स भी हुआ करते थे, बट उन्होंने बहुत हरी में मतलब बहुत जल्दबाजी में ये एक्ट पास कर दिया। और ये एक्ट पास करते समय उन्होंने जो चीज, जो पावर मिली ब्रिटिश इंडिया के पुलिस को, वो मिली कि कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, पॉलिटिशियन को जो ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट बात करेगा, उसको बिना कोई वारंट के, बिना कोई इसके 2 साल के लिए प्रिजन में डाला जा सकता। तो ये बहुत गलत था। इसका इंडिया के जो मेंबर्स थे इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, उन्होंने अपोजिशन किया तो भी ये पास हुआ। इसीलिए एक नॉन पहली मतलब इंडिया की फर्स्ट नॉन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट गांधी जी ने चालू की, जिसको हड़ताल बोलते हैं, जो 6 अप्रैल को चालू हुई। इसके अगेंस्ट में बहुत सारी रैलीज निकली, बहुत सारे शॉप क्लोज हुए, रेलवे स्टेशन वर्कशॉप स्ट्राइक हुई, बहुत सारे लाइन ऑफ मतलब बहुत कुछ हुआ, जो जिससे ब्रिटिश को लगा कि कहीं हमारा रेलवे ट्रैक का जो ये नेटवर्क है और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये तोड़ देंगे नेशनलिस्ट। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे नेशनल लीडर को उठाना शुरू किया, प्रिजन में डालना शुरू किया। महात्मा गांधी को दिल्ली से एंटर करने से रोका गया और 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल 1919 को एक पीसफुल प्रोसेशन जो प्रोटेस्ट कर रहा था, इसके ऊपर फायरिंग की गई और बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पे अटैक्स हुए इसके वजह से। और फिर जनरल डायर आए, जो बहुत फेमस है, और 13 अप्रैल को वो इनफेमस जालियन बाग वाला हत्याकांड हुआ। ये हुआ कैसे? बैसाखी मनाने बहुत लोग, जो लोगों को पता नहीं था कि भाई मार्शियल लॉ लग गया है इंडिया में, 5 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, मिलिट्री हर जगह है, ये पता नहीं था। ये बैसाखी का त्योहार जो पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मनाने के लिए सिटी के थोड़ा दूर जालियन बाग है, वहां पे आए। एक क्लोज ग्राउंड है। जनरल डायर को ये चीज की खबर लगी, उन्होंने सभी एग्जिट पॉइंट को बंद करवा दिया और वहां पे बेछूट फायरिंग की और वहां पे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। इवन आज भी आप जाके देख सकते हो। और जब उसको पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने एक चीज जवाब दी, प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट। मतलब वो लोगों के मन में डर पैदा करना चाहते थे कि अगर आप साथ में आओगे, आप सत्याग्रही अगर हो, और अगर आप साथ में पीसफुल प्रोसेशन भी करने को आओगे, तो हम आपको मार डालेंगे। पूरे इंडिया में ये बात जानी चाहिए, इसलिए उसने ऐसा किया। अब जैसे ही ये जालियन बाग वाला हत्याकांड की न्यूज स्प्रेड हुई, नॉर्थ इंडिया में लोग स्ट्रीट पे आ गए, स्ट्राइक हुए, क्लैशेस हुए गवर्नमेंट के साथ में, बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को जला दिया गया। और इसके रिस्पॉन्ड में ब्रिटिश इंडिया ने जो ब्रूटल रिप्रेशन किया, मतलब ये
इसके अगेंस्ट जो जा रहे थे पुलिस के अगेंस्ट, उनको मारा गया, उनको नाक रगड़वाने बोली गई, उनको सलाम करने बोला गया और बहुत सारे लोगों को अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ा। और ऐसा लगा गांधी जी को कि अब ये वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इसलिए उन्होंने वो मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दी कि भई लोग बचे रहें। बट इसमें गांधी जी को एक चीज़ समझ में आ गई कि भई जो भी हम कर रहे हैं, इसका जो इफ़ेक्ट है सिर्फ़ सिटी तक ही सीमित है। सिटी के बाहर गाँव तक ये जा नहीं पा रहा है और अगर हमको इंडिया को स्वराज लाना है, तो हमको गाँव का और एक बहुत ब्रॉड बेस जो पूरे ऑल इंडिया में हो, ऐसी एक मूवमेंट लानी पड़ेगी और इसके लिए उनका आइडिया था कि हिंदू और मुस्लिम को साथ में आना पड़ेगा। और तभी उनके दिमाग में आया कि एक चीज़ में हम हिंदू मुस्लिम को साथ में ला सकते हैं, जो है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट जो है ये समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर जो तुर्की का था वो हार गया। इसमें खलीफा जो स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं, हर मुस्लिम उनको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं। ऐसे रूमर फैले कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्डशिप या बहुत ज़्यादा पीस ट्रीटी जो गलत है, वो उनके ऊपर थोपी जाने वाली है। इसीलिए जो इंडिया के मुस्लिम थे, ये आहत थे अंदर से कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे सुप्रीम लीडर के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे गांधी जी को एक मतलब एक चांस दिखा कि हम मुस्लिम्स को नेशनल स्ट्रगल में एक साथ में ला सकते हैं, मुस्लिम को नेशनल स्ट्रगल में एक साथ में ला सकते हैं। इसीलिए बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनी जो 2 यंग लीडर्स ने बनाई थी, जिनके नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। ओके, जिन्होंने गांधी जी के साथ में इसके बारे में बात करना शुरू किया। अब गांधी जी को इसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लगी कि मुस्लिम को साथ में लाया जा सकता है और कांग्रेस के सितंबर 1920 के सेशन में गांधी जी ने कन्विंस किया कि हमको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करनी चाहिए खिलाफत मूवमेंट के साथ में। अब ये नॉन कॉपरेशन क्यों, ये समझना पड़ेगा। मतलब व्हाई नॉन कॉपरेशन? बिकॉज एक हिंद स्वराज करके महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी है कि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में कायम रहा, ये सिर्फ इस वजह से बिकॉज हम इंडियंस नहीं उनको कॉपरेट किया। हमने इंडियंस नहीं उनको क्या किया है, कॉपरेट किया है। हम ही उनकी आर्मी बने, हम ही उनके लिए लड़े, इसीलिए वो ताकतवर होते चले गए। अगर हम उनको कॉपरेट करना बंद कर दे, हम उनके आर्मी में, पुलिस में, लाइब्रेरीज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में काम करना अगर बंद कर दे, लॉ जुडिशरी में काम करना अगर बंद कर दे, तो उनके पास हमको स्वराज देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और ये वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट मतलब साथ में जाने की कोशिश की। बट इसमें प्रॉब्लम था। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारे जो कांग्रेस के लोग थे, वो इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे भाई? बिकॉज आपको पता होगा नवंबर 1920 में इलेक्शन आ रहे थे, काउंसिल इलेक्शन आ रहे थे और इसमें इसको वो बॉयकॉट करना नहीं चाह रहे थे। बट ये जो सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर के जो महीने गुजरे, ये बहुत खींचातानी के गुजरे कांग्रेस के अंदर। और गांधी जी का थॉट क्या था कि गांधी जी का थॉट क्या था कि पहले जो भाई अवार्ड दिए हैं, टाइटल दिए, वो सब अलग कर दो। आप सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस में से, लेजिस्लेटिव काउंसिल में से, स्कूल, फॉरेन गुड्स को बैन कर दो, मतलब उसको त्याग दो। और अगर गवर्नमेंट ने ऑपरेशन मतलब इसके अगेंस्ट काम करना शुरू किया, तो फिर फुल वे में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम चालू कर देंगे। ठीक है, मतलब सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन शुरू कर देंगे, मतलब वो जो बोलेंगे हम उसको मानेंगे। और इसके लिए शौकत अली और महात्मा गांधी इंडिया का इंटेंस टूर किया कि गांव के लोगों को भी इसके साथ में लाया जाए। और बहुत जो कांग्रेस के अंदर के प्रॉब्लम थे वो सॉर्ट आउट हुए और इसका सॉल्यूशन निकला कांग्रेस के नवंबर सेशन में। कांग्रेस के नवंबर सेशन में, जो सेशन नागपुर में हुआ था,
और उसमें आखिरकार कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमको अडॉप्ट करना है। और अब हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे ये मूवमेंट अनफोल्ड हुई, इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट सोशल ग्रुप जो इसके अंदर आए उनका नॉन कॉपरेशन का आइडिया क्या था। अब देखो, मैंने क्या बोला कि नेशनलिज्म का जो नोशन था वो सेम नहीं था। हर व्यक्ति फ्रीडम अलग अलग तरीके के लिए, अलग अलग वे के लिए चाह रहा था। और हम ये देखेंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग आइडिया से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में कैसे जुड़ते चले गए। तो थैंक यू वेरी मच। मैं हूं नितेश मिंद्रा, मास्टर सीबीएसई से। अगले वीडियो में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में